सहज आर्यन आपका टेस्ट मैं बाद में देती हूँ, आपको क्लास के बाद दे दूंगी। ठीक है, अभी मुझे क्लास ही स्टार्ट करने दो। अपने मार्क्स बता दो बस मुझे। अर्शमित कितने मार्क्स हैं? 20, 21। और तुम्हारे? डाउट किस चीज का है? 7th क्वेश्चन था 1 मार्क का ही। 7th 1 मार्क है, 6th 2 मार्क्स का। ये नहीं, साइन अगर 1 है तो साइन 1 कब होता है? 90 पे होता है, तुमने 0 लिखा है। हाँ, तभी टेबल बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। ये कंफ्यूजन रहती है। एंड व्हेन यू आर सॉल्विंग अ पेपर, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री, तो लगा था ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, तभी गलती नहीं होती। बट व्हेन यू आर सॉल्विंग अ पेपर, देन इमीडिएट इन मिडल ऑफ अ क्वेश्चन यू नीड टू रिवाइज सम वैल्यू, तो आपको ना वो कंफ्यूजन रहती है। इसीलिए वो टेबल बनाना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूव करना है। आपने क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर पहले करना होगा, एक्स का स्क्वायर, और फिर करना होगा वाई का स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं अपने पास आपकी वर्कशीट में। एप्लीकेशंस के साथ साथ 2-2 क्वेश्चंस करवाने शुरू करूंगी। एप्लीकेशंस भी करेंगे और ये भी करेंगे, सो दैट हमारा 10th तक शाम को पूरा हो जाए। ठीक है, और आराम से हो जाएगा एप्लीकेशंस अगर हम करना शुरू करते हैं आज तो आपने एक्स स्क्वायर निकाला तो क्या आएगा? ए स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। मार्क्स कितने हैं? 26। ए बी कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा, यही आएगा। और अगर आपने y का स्क्वायर निकाला, देखो क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमने कहा ए स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। y जो है ना वो ए कॉट थीटा है, मैंने गलती से लिख दिया, ठीक कर दो इसको। ए कॉट थीटा है और b कोसेकेंट थीटा होगा, तभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ये अलग तरह का क्वेश्चन होता है, जब ए साइन ही दिया हो ना, वो अलग क्वेश्चन होते हैं। तो यहां पर आएगा ए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉट थीटा कोसेकेंट थीटा। दोनों में प्लस है, सॉरी, दोनों में प्लस है। दोनों में a प्लस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है ना, वो कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया ना? तो अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कैंसिल होके 0 हो गया। बात समझ में आ गई आप सबको? यहां तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ ना समझ में आया हो? किसी को भी किसी तरह की कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ में आ रहा हमें तो? अब क्या होगा? कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन यहां पर कॉट स्क्वायर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर है, तो वो किसके इक्वल होता है? -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। समझ में आ गई बात हमें ये? सबको समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस। मैं आपको रोज 2 या 3 करवा दूंगी, जैसे हमारे पास है, लिखो। ये वाला तो कल कर, ठीक है, ये लिख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं निकलेगा ना इसमें, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज है कोसेकेंट कॉट, इनमें स्क्वायर प्लस का नहीं है, माइनस का ही है। ठीक होगी बात ये? क्लियर हो गया इतना? लिख लिया? क्लियर है बच्चे सबको ना? है ना? अब ऐसे ही एक क्वेश्चन है, मान लो अगर आपको लिखा जाता है m इज इक्वल टू सीकेंट थीटा
प्लस tan थीटा, n इज इक्वल टू secant थीटा माइनस tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m n। हाँ, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा? 1 आएगा, -1 आएगा? 1 आएगा ना। हाँ, तो ये डिपेंड करता है, यहाँ पे tan थीटा माइनस secant थीटा भी दे देते हैं, एंड देन दे गिव यू ऑप्शंस 1 -1 0 1/m, कुछ भी देंगे आपको। समझ में आ गई बात? ये तो आपने ध्यान क्या देना है, मैंने आपको याद करवाया हुआ है, पहले s आता है फिर t आता है, s माइनस t करना है, secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? ये एमसीक्यू का ही क्वेश्चन है। इतना क्लियर हो गया हमें? ठीक है, ऐसे ही ये होमवर्क के लिए लिख लो, वैसे वर्कशीट का ही क्वेश्चन है, विच सेज इफ x इज इक्वल टू a secant थीटा प्लस b tan थीटा, y इज इक्वल टू a tan थीटा प्लस b secant थीटा। तो ये जैसे हमने कोसेकेंट कॉट किया था वैसे ही है। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल सेम होगा ना, वो सीकेंट कॉट में था, ये सीकेंट टैन में है। ठीक है, बस अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, उसके बाद हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्या था, हमें ना एक्सरसाइज 8.3 हुआ करती थी आपकी, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की थी। ठीक है, उसकी वजह से ना ये सारे क्वेश्चन छुपे हुए थे, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन पेपर में दे दिया, पक्का था कि वो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो उसकी वजह से ये सारे क्वेश्चन जो थे ना साइड लाइन थे, कि ये पेपर में आते ही नहीं थे 10 ईयर्स अगर आप उठाते हो। लेकिन पोस्ट कोविड वो 8.3 कर दी डिलीट, तो वो सारे छुपे हुए साइड वाले क्वेश्चन अब आ गए मेन में, और वो सारे पेपर में आते हैं, आपके टर्म पेपर में, आपके फाइनल्स में, सैंपल पेपर में, कहीं ना कहीं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो h प्लस ए साइन थीटा। ठीक है, तो आपको कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैसे तो प्रूफ कहा जाता है, लेकिन अगर मैं आपको फाइंड कहती हूँ तो आप कैसे निकालोगे? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एच का होल स्क्वायर। ये ओरल क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू के, जो हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस, और रोज की रोज 2 या 3 क्वेश्चंस विद एप्लीकेशंस हम ये कवर करेंगे आपकी वर्कशीट के। ठीक है ना, ताकि हमारे ये ना हो कि इसके पीछे लगे रहे, एप्लीकेशंस भी साइड बाय साइड चलता रहेगा। एप्लीकेशंस के भी एक्स्ट्रास वगैरह सब करवा दूंगी, 10th तक होना चाहिए मैक्सिमम सिलेबस आपका। ठीक है, फिर अपनी रिविजन्स पे आ जाओ, जो स्कूल में एक्स्ट्रा काम आपके हो रहा है। देख, मैं अगस्त तक मेरा जो प्लान था ना, मैं उतना ही करवा रही हूँ, उसके आगे नहीं करवा रही। मैं इसको थरली करवाऊंगी, जो स्कूल में सर्कल्स तुम्हारा एक्स्ट्रा हो रहा है, तुम्हारा सरफेस एरिया वॉल्यूम हो रहा है, उसको मैं अलग अलग करवा दूंगी, तुम्हें अलग अलग इंडिविजुअल, क्योंकि तो सर्कल सबको करवाऊंगी, उसके लिए वो सरफेस एरिया, बाकी सबको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इंडिविजुअल टारगेट करते हैं। सर्कल्स में जितने डाउट्स है, वर्कशीट है, सब मैं करवा दूंगी तुम्हें इंडिविजुअली, तुम्हें सरफेस एरिया वॉल्यूम सारा करवा दूंगी इस हिसाब से। राइट, और उसके बाद हम रिविजन्स में और एमसीक्यूज वगैरह सब में आ जाते हैं। तो इसमें हमें पता क्या करना है, देखो, अब यहाँ पर भी करना तो वो स्क्वायर ही है, लेकिन स्क्वायर किसको किया हुआ है? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इधर ले जाओ। अब तुम देखोगे ये क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y माइनस एच कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर दोनों को क्या किया हुआ है? प्लस, अगर प्लस करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर। समझ में आ गया? अब आते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबको है ये सितंबर टेस्ट में, तुम्हें नहीं होगा शायद, लास्ट ईयर नहीं था उनके। चलो फाइनल्स में तो है हमारे, है ना, तो सबसे जरूरी चीज है हमारे फाइनल्स में है, इसलिए हमें करना ही करना है। नहीं नहीं, इन्हीं में करवा दूंगी, आप अपने डाउट्स बताओगे, बाकी बच्चे बैठ के सब रिविजन करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग सब एक जैसे ही हो ना, सबका एक कॉमन सिलेबस जो मैंने कंप्लीट करवाना था करवा दिया। सर्कल्स अगर मैं सबको करवाऊंगी ना तो बहुत ज्यादा बुरी अब बात हो जाएगी। हाँ, क्या? नहीं ऐसे नहीं, वो तो तुम्हारे पास मैं भेज दूंगी, वो इतना नहीं है ना, बस करवा सकती हूँ ना मैं आपको सर्कल्स का, सरफेस एरिया वॉल्यूम का, तब इनको कुछ और काम दे दूंगी, इनको एमसीक्यूज दूंगी, कोई टेस्ट पेपर दे दूंगी जो सॉल्व करेंगे बैठ करेंगे। पिछले साल के टेस्ट पेपर एमसीक्यूज बहुत सारे। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने इतनी सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी,
और आगे भी अगर करोगे तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है। दिस इज वन प्रैक्टिकल टॉपिक जो समझते हैं ना कि ये कॉस हमारा साइन कॉस थीटा कहाँ काम आएगा, ये बिल्कुल काम आता है। ठीक है, प्रैक्टिकली आप लोग एनालाइज नहीं करते हो, बट व्हेन यू थ्रो अ बॉल, इफ यू हैव टू थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स, तो आप एक एंगल पे उससे कभी कभी स्ट्रेट तो कभी बिल्कुल वर्टिकल उसको आप थ्रो करते हो। बास्केटबॉल में बास्केट को अगर डालना है, बॉल को डालना है बास्केट में, तो आप किसी एंगल पे पर्टिकुलर आप एक डिसाइड कर लेते हो कि इतने फोर्स के साथ इतने हमने डिस्टेंस से बॉल को फेंका तो वो चली जाती है बास्केट में, है ना। आफ्टर फ्यू ट्राइज आप ये एनालाइज कर लेते हो। समझ में आ गया ना। तो वो एक एप्लीकेशन है जो हमारा माइंड अंडरस्टैंड करता है व्हेन वी नो द बेसिक फॉर्मूलाज बिहाइंड इट। अब हमारी ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस कहाँ आती है। किसी माउंटेन की हाइट निकालनी है, किसी टावर की हाइट निकालनी है, तो हमारे पास कोई सच में कोई ऐसा टेप नहीं है कि हम लोग ने उसके बेस पर रखा और जाकर टॉप तक हम ले गए फिर हमने उसको मेजर किया। तो जब भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होती है, जब भी हमने हाइट्स बनाई हैं, तो किस बेसिस पर वी कैलकुलेट द हाइट ऑफ दोज प्रीवियस बिल्डिंग्स या माउंटेन्स, माउंट एवरेस्ट की हाइट या सन और मून की हाइट। चलो मैं कुतुब मीनार तो मैं फिर मांग लूं कि नीचे से खड़े होकर ऊपर आपने रस्सी फेंकी होगी कोई, ठीक है, बट सन और मून के बीच का डिस्टेंस तो है हमारे पास साइंटिफिकली। सो हाउ डू वी कैलकुलेट दैट डिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिक बिहाइंड दोज इज ट्रिग्नोमेट्री। क्या करते हैं कि हमने किसी स्पॉट पर खड़े हो गए, विच इज वी से द ग्राउंड लेवल। ठीक है, और ग्राउंड लेवल भी क्या होता है कि ये हमारा लेवल ऑफ आई है, हमारी आंख का लेवल है जिससे हम देखते हैं। एंड एज अ इंडिविजुअल हम हमेशा सीधा देखते हैं, हमारी विजन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, एंड यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर एक बर्ड बैठा हुआ है, मुझे वो बर्ड देखना है। ठीक है, एंड समबडी फ्रॉम मेरे साथ कोई खड़ा हुआ है, यहाँ पर मेरा आई लेवल है, राइट, यहाँ पर आई है, तो मुझे कहता है वो देखो चिड़िया वहां पर, तो इमिडिएटली आई टर्न माई हेड अप, है ना। तो मेरा जो विजन था जो स्ट्रेट था, हॉरिजॉन्टल था, वो ये आ गया। तो जहां पर मैंने ऊपर देखना शुरू किया उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, है ना। कभी कहते हो ना मैम वो एसी से पानी निकल रहा है तो मैं एकदम से एसी ऊपर को देखूंगी, एंड कुछ पेन नीचे गिरा तो आई टर्न माई हेड डाउन। ठीक होगी बात ये। तो दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। तो ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है। सो वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स, आपकी बुक में दिया भी हुआ है कि किस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम लोग ये एंगल्स फाइंड किया करते थे, कि अगर मैं इस लेवल पे खड़ी होकर उस माउंटेन को देख रही हूं तो किस एंगल पे मुझे अपने अपने बाइनोकुलर्स को रखना होगा। क्लियर होगी बात है। तो वो एंगल का एक इंस्ट्रूमेंट आपकी बुक में मेंशन भी किया हुआ है। तो जब हमने किसी ऊपर वाली चीज को देखा, नीचे खड़े होकर ऊपर वाली चीज को देख रहे हैं, तो जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेट हो गया, बहुत आसान है। नीचे खड़े हो, पोल पे चिड़िया लिखी है तो उस पे स्पार्कलिंग हो रही है, तो आप देखते हो ना कि वहां पे स्पार्कल कर रहा था, तो इमिडिएटली यू लुक अप, राइट। ऐसे ही यू आर स्टैंडिंग ऑन अ हाई लेवल, माउंटेन पे खड़े हो, टार पे खड़े हो, नीचे आपका फ्रेंड आपको बुला रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर, दिस इज द टावर, यू स्टैंडिंग हियर एंड यू आर लुकिंग हियर, ऐसे आप उसका, आपका विजन जो होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, आपने, आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया, मे बी आपको आवाज दी, तो इमिडिएटली यू लुक डाउन। ठीक है, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट, दिस इज कॉल्ड आई लेवल। तो जो अब आपने एंगल बनाया वो ऊपर से नीचे देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इनमें डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है, जहां एंगल ऑफ एलिवेशन कहा गया है वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाना है, डिप्रेशन कहा है तो डिप्रेशन बनाना है, पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, 0 नंबर मिल सकता है उसमें। समझ में आ गया। और मजेदार बात क्या होती है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वही अगर आपका फ्रेंड आपको नीचे से ऊपर देख रहा है तो वो सेम होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज सेम एज एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन हमें शो करना होता है। हॉरिजॉन्टल हमेशा पैरेलल होती है ग्राउंड लेवल से। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत इजीली सॉल्व करना आएगा टेस्ट पेपर का। याद है ना जो मैंने आपको ये बना कर दिया था, ऐसा कुछ, ये ऐसी कोई फिगर बना कर दी थी, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ था, सबने 13/14 लिख दिया टैन को, यहाँ पर लिखा फाई और यहाँ लिखा था थीटा। तो आपको कुछ नहीं करना होता,
ऐसे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है यहाँ, ठीक है, पैरेलल टू द बेस। हमेशा हम ऐसे ही चलते हैं अपने ट्रायंगल में 90। और मजेदार बात यह है कि आपको मोर देन 2 एंगल्स आएंगे ही नहीं इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, मोर देन 2 एंगल्स दिए ही नहीं जाएंगे, पर्टिकुलर फिगर में भी मोर देन 2 एंगल्स दिए नहीं जाएंगे, एग्जैक्टली 2 एंगल्स या 1 एंगल। ठीक हो गया। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन सारे क्लियर हो गए। आपकी बुक में देखो नेक्स्ट पेज पे आपको लिखा भी हुआ है लाइन ऑफ साइट, ऑब्जेक्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल। बुक में देख लो, खोलो। लाइन ऑफ साइट इज एन इमेजिनरी लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लेना एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था ड्रॉ एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, तो आपको प्रॉपरली मेंशन करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन था वो। जब ऑब्जेक्टिव्स आते थे एमसीक्यूज नहीं थे, एमसीक्यूज सिर्फ 6 नंबर के होते थे, बाकी ऑब्जेक्टिव्स थे। तो अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाए तो आपने कैसे ड्रॉ करना है, आपने कहना है दिस इज हॉरिजॉन्टल, लाइन ऑफ साइट को हम बनाते हैं एज अ डॉटेड फिगर, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मार्क करोगे दिस इज हॉरिजॉन्टल, और ये होता है आई लेवल, आई लेवल नहीं सॉरी आई, ठीक है, कि जिस प्लेस पे खड़े होकर हम व्यू कर रहे हैं, दिस इज आई, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। नेम कर दोगे इसको, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, एंगल ए बी सी इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गई बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो उसने नेक्स्ट फिगर में दिखा हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, पूरा बनाया हुआ है, फिगर 9.3 लिखी हुई है, 9.3 है ना बुक में। हॉरिजॉन्टल लेवल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, ऑब्जेक्ट बनाकर ना प्रॉपरली ऐसी फिगर 9.2 में लाइन ऑफ साइट, ऑब्जेक्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये सब दिया हो, ठीक होगी बात ये। अब कुछ चीजें जो होती है ना, हमें ना इस क्वेश्चन में अपनी फिगर में ना हम मानकर चलते हैं, उसे प्रूव नहीं करना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर ही मैंने कहा था कि यहां पर अगर आपने यहां पर इसको 90 डिग्री लिया तो ये जो चीज है ना ये हमारा स्क्वायर बन जाता है, दिस इज अ स्क्वायर, ये ट्रायंगल बना, ठीक है ना। तो जितनी लेंथ इसकी दी है उतनी लेंथ इसकी होगी, जो ये लेंथ हमारी हॉरिजॉन्टल में है उतनी लेंथ ऊपर वाली साइड पे आ जाएगी। तो ये कुछ चीजें हम मानकर चलते हैं, इन्हें प्रूव नहीं करना होता कि ये पैरेलल है देयरफॉर दिस इज रेक्टेंगल। 9th में बहुत प्रूव कर लिया हमने, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल मेंशन कर दोगे काफी है, फिर इतना लिखना भी जरूरी नहीं होता, ठीक होगी बात ये। तो अब आते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। सो नाउ वी हैव एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री which says a tower stands vertically on the ground. Applications of trigonometry, I would say 70% your figure. अगर आपकी फिगर ऑन द स्पॉट आपको बनानी आ गई तो एप्लीकेशंस बहुत ही आसान है। अब टावर है तो ऑफ कोर्स मुझे कोई पेंटिंग तो क्लास करनी नहीं है, टावर को हम कैसे शो करेंगे, एक वर्टिकल लाइन से। समझ में आ गया, एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे कि ग्राउंड पर अब हवा में तो लटक नहीं रहा ना, तो किसी ना किसी ग्राउंड लेवल पर अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड। कोई लीनिंग कोई एंगल नहीं है जब तक मेंशन नहीं किया जाए, आपको ऐसा कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पे खड़े होकर एक पॉइंट है हमारे पास which is 15 meters away from the foot of the tower. So AB is the tower, point 15 meter away from the foot of the tower. हाँ जी, ढूंढनी पड़ेगी, है तो है, देखो क्या हो गया। तो यहां से मुझे दिया हुआ है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degrees. Find the height of the tower. पहला काम फिगर ड्रॉ करना अच्छे से, बड़ी अच्छी सी, ये नहीं टावर हिलता हुआ सा हमारा कोई ड्रॉ हो जाए, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन ड्रॉ हो जाए, ऐसे नहीं करना। या फिर मैंने टावर बनाया तो मैंने कुछ ऐसे टेढ़ा बना दिया और कहा कि नहीं ये तो वर्टिकल है, कि फिगर मैच करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, हमें अपनी फिगर को एक्सप्लेन करना है
कैसे? अब ए बी को क्या बनाया है आपने, तो आप लिखोगे लेट ए बी द टावर ऑफ हाइट, निकालनी है ना, तो मैंने उसे एच मीटर्स लिख दिया। अब सिंपल, बीपी इज 15 मीटर्स, पॉइंट ऑन द ग्राउंड से हमने फुट ऑफ द टावर का डिस्टेंस लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि है मेरा एंगल ए पी बी इज 60 डिग्री। समझ में आ गया? अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को यूज, जो आप बेसिक पढ़कर आए हो कि यू नो स्टैंडर्ड एंगल्स, यू नो द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, उसमें से एक हमारे पास है। तो इन ट्रायंगल ए बी पी, इफ आई राइट ए बी अपॉन बी पी, मैं कोशिश करती हूँ ना, मैं टैन ही यूज करती हूँ। ठीक है? देर आर टीचर्स विच माइट टेल यू कि हम ना जिसे निकालना होता है वी राइट इट, वो पुराना मेथड था कि h/15, फिर देखो रेशो क्या बनी एंगल के हिसाब से, मैं कुछ नहीं सोचती। ठीक है, मैं रेशो कहती हूँ अपनी वो रखो जिसकी वैल्यू हमें याद होगी। 95% यू विल नीड टैन 30 डिग्री या 60 डिग्री या 45, एंड ओनली अ फ्यू टाइम्स जहां पर आपको हाइपोटेन्यूज निकालने को कहा जाए आप साइन या कॉस यूज करते हो। ठीक है, तो मैं हमेशा देखती हूँ कि मेरा परपेंडिकुलर और बेस ही आ रहा है ना साथ में, तो मैं हमेशा यहाँ पर tan यूज करूंगी, tan 60। अब चाहे वो ए बी अपॉन बीपी बना, ए बी मुझे h दिया हुआ है, बीपी मुझे 15 दिया है, tan 60 कितना दिया है, √3, तो h कितना हो गया, 15√3 मीटर्स। सो हाइट ऑफ द टावर इज 15√3। समझ में आ गई? दूसरी चीज, अगर √3 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, √3 इज इक्वल टू 1.7, 1.73, 1.732, कुछ भी लिखा है, आपने यहाँ पे सॉल्व करना है। नहीं लिखा तो अपने आप से बिल्कुल सॉल्व मत करके आना। आप सॉल्व करो और वो गलत हो जाए तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, जहां जरूरत ही नहीं है वहां करे क्यों? बहुत वेले बैठे हो तो कर लो, पर अपनी कैलकुलेशन को डबल चेक करना, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सीबीएसई ने अब तक ऐसा नहीं कहा है कि आंसर आपको अपने आप पुट करना है। इफ इट्स गिवन √3 देन डू पुट, अदरवाइज स्किप इट। 15√3 मीटर जरूर लेकर आना है। ठीक है, और दूसरी चीज जो मैं समझाऊंगी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जरूरी है, वो लॉन्ग टर्म भी काम आएगी, कि जो चीज हमें निकालनी होती है ना उसको एक्स सपोज करो। फाइनल आंसर एक्स में आया, हमारा काम खत्म है। एमसीक्यू में एक्स निकाला, साथ ही एमसीक्यू मार्क कर दिया, हमें उसमें प्लस माइनस नहीं करना होगा। समझ में आ गया? तो हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर्स। क्लियर हो गया? अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, एग्जाम एप्लीकेशंस तो बहुत ही ज्यादा इजी है, बस फिगर बनाने पे ध्यान देना, आपकी इमेजिनेशन काम आएगी। इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल। अब पोल को किस तरह से खड़ा करोगे या किस तरह से व्यू करोगे, वर्टिकल लाइन में। ठीक है, और पोल किसी ग्राउंड पर होगा, तो मैंने ग्राउंड लेवल बनाया और कहा कि इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर अ फॉल्ट विच इज 5 मीटर्स हाई पोल पर। she needs to reach a point 1.3 meters below। तो पोल की हाइट तो 5 मीटर है, लेकिन उसको तो 1.3 मीटर बिलो पहुंचना है। तो ए बी पोल है, तो उसको सी पॉइंट तक पहुंचना है विच इज 1.3 मीटर्स बिलो द हाइएस्ट पॉइंट, बिलो द टॉप, 1.3 meters below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder she needs to use, which when inclined at 60 degree? वो लैडर ना 60 डिग्री के एंगल पर ही खुलती है। क्लियर हो गया? सो दिस इज द पॉइंट फ्रॉम द लैडर, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है पी पॉइंट, विच इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बीपी हो गया, would enable her to reach the required position। तो हमें लेंथ ऑफ द लैडर निकालनी है। Let CP be the length of the ladder. AB is the pole of height 5 meters. AC is 1.3 meters. Therefore, AB minus AC, which is BC, कितना आ जाएगा? 5 minus 1.3 will be
3.7 meters. Also, how far from the foot of the pole? पोल का फुट क्या हुआ? पॉइंट बी. इस फुट ऑफ द पोल से आप लैडर कितनी दूर रखो, पॉइंट बी कितना दूर हो, तो आपको बीपी भी निकालनी है. लैडर की लेंथ भी निकालनी है ना, सीढ़ी कितनी लंबी है और कितनी दूरी पर रखी है. 60 डिग्री का जो पॉइंट एंगल आया ना, वो किस पॉइंट पर रखकर आया है. ठीक हो गया. तो वी नीड टू फाइंड लेंथ ऑफ सीपी, वी नीड टू फाइंड लेंथ ऑफ बीपी ऑल्सो. आपने पहले ट्रायंगल को हमेशा नेम करना है कि कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हो, सीबीपी. फिर मुझे पता है कि पहले तो मुझे लैडर की लेंथ निकालनी है. लैडर की लेंथ इज द हाइपोटेन्यूज और मुझे 60 के ऑपोजिट वाली साइड दी हुई है, तो मैं यूज करती हूं साइन 60 डिग्री. समझ में आ गया. इज इक्वल टू सीबी अपॉन सीपी. ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको साइन यूज करना पड़ेगा, जहां पे हाइपोटेन्यूज निकालना है. अदरवाइज 95% टैन कॉस ही टैन ही यूज होता है. टैन 60, टैन 45, टैन 30. ठीक हो गया. हाइट निकालनी होती है. दैट्स व्हाई दिस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को ना, इसको पहले बोलते थे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. वर्टिकल लेंथ निकालोगे तो हाइट निकाल रहे हो, हॉरिजॉन्टल निकाल रहे हो तो आप डिस्टेंस निकाल रहे हो. ठीक है. √3/2. सीबी कितना है? 3.7. सीपी आपको निकालना है, तो सीपी कितना आपके पास आ गया? 7.4/√3. ठीक हो गया. जिसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, 7.4/√3 डिवाइड बाय 3. अब √3 की वैल्यू देखो 1.73 दी हुई है ना, तो आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी. √3 की वैल्यू 1.73 दिया हुआ है, तो आप यहां से सीपी के लेंथ क्या निकालोगे? 7.4 इंटू 1.73 डिवाइड बाय 3. अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैम, यहाँ पर ही हम 1.73 डाल दे. डाल दो, पर मुझे लगता है ये काम ज्यादा आसान होगा. ठीक हो गया. क्लियर हो गया. अब ऐसे बीपी निकालने को भी कहा है, तो मुझे पता है कि परपेंडिकुलर और बेस की बात ही हो रही है ना, ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड की बात हो रही है. तो मैं कुछ नहीं सोचूंगी, मैं हमेशा फॉर्म करूंगी tan 60, क्योंकि मुझे पता है tan 60 किसके इक्वल होता है, रट जाएगा बाद में. तो आप सोचोगे नहीं कि 1/√3 लिखना है. √3 अच्छा कॉट यूज कर रही हो, तो कॉट 60 होता है कि कॉट 30 होता है, तो वो सब नहीं सोचना पड़ेगा. सीबी आपको दिया हुआ है 3.7, बीपी दिया हुआ है tan 60 होता है √3. सो बीपी हमारे पास क्या आ गया? 3.7/√3. तो विच इज 3.7 इंटू √3/3. तो आपको दोनों ही वैल्यूज निकालनी है. क्लियर हो गया. अब इसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 3. ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं. क्वेश्चन 1 करो.
ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1. Exercise 9.1 question number 1, which says a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. आपकी इमेजिनेशन थोड़ी सी अच्छी चाहिए. सर्कस आर्टिस्ट है, रोप पे चल रहा है, टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. So AB is the pole, AC is the rope. Height of the pole निकालना है if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. AB is the pole, 20-meter long rope. तो AC is the rope of length 20 meters. Angle ACB is 30 degrees, which is angle of elevation. So in triangle ABC, पोल की हाइट निकालनी है. ठीक है, AB अपॉन AC इज इक्वल टू साइन 30. AB हमें पता नहीं, AC इज 20, देन साइन 30 इज 1/2. तो हाइट ऑफ पोल कितनी आ जाएगी? 10 meters. सेकेंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर हो गया इतना? ठीक है, exercise 9.1 question number 2. The second question is says a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. ठीक है, ट्री है, जो ये टॉप है ये ग्राउंड से जाकर ऐसे लग गई. ए बी इज द ट्री, जो एसी वाला पार्ट है वो सीडी पर आ गया. टॉप ऑफ द ट्री ए touches the ground and makes an angle of 30 degree with it. So AB is the height of the tree, AC is the broken part. ठीक हो गया? तो इसमें एक इन्फ्रेंस जो हमें लेनी है वो क्या है? जो ब्रोकन पार्ट है वही नीचे जाके ग्राउंड पे लगा, एक पॉइंट पे कट टूट गया और वो नीचे पे एंगल बना रहा है. तो हमें पता है AC इज इक्वल टू CD. ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द फुट between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. तो मुझे पता है BD is 8 meters. Find the height of the tree. Let the height of the tree be h meters. Height को usually h लेते हो, distance को usually x ले लेते हैं. Let the height of the tree be h meters. तो height जो थी वो ये total होगी AB. ठीक है, तो मैं लूंगी ट्रायंगल BCD, CBD लिखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा. इन ट्रायंगल CBD, CB अपॉन BD. BD दिया हुआ है ना, मैंने CB निकालना है. CB अपॉन BD क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री. CB मुझे निकालना है, BD दिया है 8 मीटर, tan 30 कितना होता है? 1/√3. तो CB मेरे पास क्या आ जाएगा? 8/√3 मीटर्स. बाद में कर ले. क्लियर हो गया इतना? अब मुझे चाहिए CD की लेंथ. हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और साथ में एडजेसेंट साइड है, तो मैं यूज करूंगी cos 30 इज इक्वल टू BD अपॉन CD. cos 30 क्या होता है? √3/2.
BD कितना हुआ 8 और CD निकालना है, तो CD मेरे पास आ जाएगा 16/3। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे therefore हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 16/√3 प्लस 8/√3 विच इज 24/√3। इसको रैशनलाइज कर लो, क्या हो जाएगा 8√3 मीटर्स। सो हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर्स। क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट पता क्यों है? क्योंकि हमें लगता है ये BC निकाल लिया और हाइट ऑफ द ट्री आ गया, तो इसमें आपने प्रीवियस वाली हाइट भी ऐड करनी है, ओरिजिनल हाइट निकालनी है। हाइट आफ्टर ब्रेकिंग, व्हाट पार्ट इज इंक्लाइन टू द ग्राउंड, वो अलग चीजें होती। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दो। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करवाओ। ये बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन है जिसमें एक एंगल और एक ट्रायंगल दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इट सेज a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meters. 1.5 meters and is inclined at an angle of 30 degrees to the ground. तो छोटे बच्चों के लिए उसने 30 डिग्री इंक्लाइन वाला लिया सो दैट इट्स लेस स्टीप, and for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meters. हाइट भी डबल कर दी, और जो इंक्लाइंड है इट्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। what should be the length of slide in each case? समझ में आ गया? तो आपने फिर से इसमें हाइपोटेन्यूज ही निकालना है। इन ट्रायंगल ABC, AB अपॉन AC, ऑपोजिट साइड देख रही हूं मैं, तो मैं क्या यूज करूंगी साइन 30 डिग्री। AB 1.5, AC साइन 30 इज 1/2, तो AC कितना हो गया मेरे पास 3 मीटर। और दूसरे वाले ट्रायंगल में PQR में PQ अपॉन PR इज साइन 60, 3/PR √3/2। सो PR किसके इक्वल आ जाएगा 6 डिवाइड बाय √3, सो आंसर विल बी 2√3 मीटर्स। क्लियर हो गया इतना? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 करो।
क्वेश्चन 4 क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, फिगर बना ली इसकी, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ foot of the ground, angle of elevation of the top of the tower from the foot of the ground, from a point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower. AB is the tower, P is a point on the ground, P is point on the ground, एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, और जो डिस्टेंस है P का B से, फुट ऑफ द ग्राउंड से, वो है 30 मीटर्स. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. सो लेट AB बी द हाइट ऑफ टावर, h मीटर्स, BP आपको दिया हुआ है 30 मीटर्स, एंगल APB दिया हुआ है 30 डिग्री. So in triangle ABP, tan 30 यूज करूंगी, H अपॉन BP. tan 30 कितना होता है? 1/√3 H अपॉन 30. सो H कितना आ गया? 30/√3, जिसे रैशनलाइज किया तो कितना आ जाएगा? 10√3 मीटर्स. √3 की वैल्यू हमें नहीं दी हुई तो हम यहीं पे छोड़ देंगे. क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसके बाद. क्वेश्चन नंबर 5 तक होगा. ठीक है, ये सिंगल ट्रायंगल्स थे सारे. क्वेश्चन 5 पे देखो क्या लिखा है. काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड. जहां पे हाइट मेंशन कर दी ना, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस ही होगा. ठीक है, तो काइट फ्लाई कर रही है 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degrees. Find the length of the string assuming there is no slack in the string. मतलब string ऐसे नहीं जा रही, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल टाइटली बांधी हुई है. ठीक है, तो कभी कभी जब काइट को आप उड़ाते हो तो आप देखोगे कि आपको ऊपर से लगेगा वो स्लिंग ऐसे जा रही है. ठीक है, तो हम उसको नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ये कुछ ऐसा नहीं होकर आ रहा, पैराबोला टाइप नहीं कुछ बन रहा है. ठीक होगी बात ये. तो अब हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल के ए इज द हाइट ऑफ द काइट विच इज 60 meters. P is point on the ground and angle KPA is given as 60 degrees. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है हमें, तो वो हो जाएगा L. ठीक है, सो L मीटर्स इन ट्रायंगल KAP, KA अपॉन AP, नॉट AP, मुझे KP की लेंथ निकालनी है. KA अपॉन KP क्या हो जाएगा? साइन 60. KA अपॉन KP साइन 60 हो गया. KA 60 दिया हुआ है, KP की लेंथ हमने L ली है. साइन 60 कितना होता है? √3/2. तो L कितना आ जाएगा? 120/√3. √3 से रैशनलाइज किया, 40√3 meters इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. √3 नहीं दिया हुआ तो इतना ही आंसर पे हम छोड़ देंगे. क्लियर हो गया. अब एट द मैक्सिमम जब हम कर सकते हैं वो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3. बस ठीक है, डबल वाले ट्राइंगल्स जो है वो कल करेंगे. डबल एंगल वाले, दो दो एंगल वाले ट्राइंगल्स भी आते हैं, वही क्वेश्चन पेपर में आता है, वो हम कल करेंगे. अब हमारे पास है सिर्फ लास्ट जो हमें अब करना है वो है एग्जाम्पल नंबर 3. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. तो चिमनी को हम शो करेंगे एज ए वर्टिकल लाइन. ऑब्जर्वर जो है वो, उसकी भी हाइट दी हुई है, और चिमनी से कितना दूर खड़ा है?
28.5, ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल पर ही होगा। ए बी इज द चिमनी, सी इज द ऑब्जर्वर। 28.5, ऑब्जर्वर की भी हाइट दी हुई है, मतलब वो किसी हाइट पे खड़ा हुआ है, एंड दैट इज 1.5 मीटर्स पे खड़ा है, और इसका आई लेवल जो है वो 1.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अब यहां से वो चिमनी को देख रहा है, टॉप ऑफ द चिमनी, फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। यहां से उसने चिमनी को देखा, तो जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री। तो बी सी यहां पर डी लिख दिया और यहां पर ई लिख दिया। ठीक है, चिमनी वर्टिकली होगी बिल्कुल। डीई, डीसी बीई क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, मेंशन कर देते हैं। ठीक है ना, काफी क्वेश्चंस पर लिखा होता है कि यहाँ पर आई हैव सीन मेनी टीचर्स राइटिंग दिस की वो एक जरूरी चीज लिख देते हैं कि डीसीईबी को आपने, डीसीबीई को आपने रेक्टेंगल बताना है, तो लिख सकते हो अपने पेपर में। मैं लिखूंगी ए बी इज द हाइट ऑफ द चिमनी, सी डी इज द height of observer, BC is 28.5 meters, angle ADE is 45 degrees, angle of elevation. अब आप लिख सकते हो DCBE is a rectangle, therefore DC is equal to BE and DE is equal to CB। तो ये भी 28.5 मीटर्स हो गया। और जब हमारे पास tan 45 होता है ना, सबसे अच्छा वाला एंगल होता है, 45 डिग्री होता है ना, सबसे अच्छा एंगल होता है, क्योंकि हम tan 45 लेते हैं। सबसे पहली बात होती है मैं tan 45 लेती हूँ, कुछ नहीं सोचना मुझे। ठीक है, तो यहां से अब मुझे पता है बीई की लेंथ भी कितनी है, 1.5। निकालना क्या है, हाइट ऑफ द चिमनी। हाइट ऑफ द चिमनी मैंने, देखो अब यहां पर मैं आपको बताती हूँ, दिस इज वन प्रैक्टिकल एग्जाम एडवाइस जो मैं आपको हमेशा दूंगी। हाइट ऑफ चिमनी लो, एच मीटर्स। ठीक है, तो ए बी आपके पास आ गया एच मीटर्स, बीई कितना हो गया 1.5 मीटर्स, तो जो ए ही है वो कितना आ गया, एच माइनस 1.5। क्या ये हम लोग को विजिबल है, क्योंकि एक बार क्लास में प्रॉब्लम भी आई थी, सब एच प्लस 1.5 लिख देते थे कि नहीं, इसको जब माइनस करना 1.5 माइनस एच लिख दिया। टोटल हाइट इज एच, नीचे वाली हाइट 1.5 माइनस कर दी, तो मेरे पास एई की लेंथ जो आई वो है एच माइनस 1.5। ये आपने शो कर देना है। फिर हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, गिवन सारा ये रब कर दूं ना। अब मैं ट्राइंगल लेती हूँ एईडी, इन ट्राइंगल एईडी। ठीक है, मैं लिखूंगी एई अपॉन डीई, किसके इक्वल हो गया, tan 45 डिग्री। एई कितना लिखा है, h माइनस 1.5, डीई कितना है 28.5, tan 45 इज 1, तो h माइनस 1.5 इज 28.5, h कितना आ गया 28.5 प्लस 1.5 विच इज इक्वल टू 30 मीटर्स। तो आपके पास एग्जैक्टली टॉवर की हाइट आ गई, चिमनी की हाइट आ गई 30 मीटर्स, कुछ प्लस माइनस नहीं करना। ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड पेपर में था, तो एक बच्चे ने स्पेसिफिकली कहा था कि मैंने चिमनी की हाइट को एच नहीं लिया, मैंने एई को एच ले लिया और बाद में 1.5 प्लस करना भूल गए। बात समझ में आई? तो मैं ये एडवाइस करती हूँ हमेशा, मैं कहती हूँ एज अ सेफ्टी मेजर, जो निकालना है उसी को एच लिखो। जल्दी जल्दी में कर रहे हो, बहुत एक्साइटेड होकर कर रहे हो, क्लास में प्लस करना भूल गए, वो बोर्ड का पेपर है, उसने कोई नहीं कहना कि आपको मार्क्स दे दे, वो 2 नंबर कट ही जाएंगे बेकार के। समझ में आ गया? तो दिस इज वन एडवाइस आई ऑलवेज गिव यू, दैट व्हेनेवर यू हैव टू सपोज सम हाइट, उसको पूरे को एच ले लो, एक्चुअल हाइट जो निकालनी है ना फाइनल वैल्यू उसको ले लो, और उसके अकॉर्डिंगली हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक हो गया? रेस्ट कंटिन्यू करेंगे टुमारो। और जो भी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का आज होमवर्क दिया